हेलो दोस्तों, एम्पावर लॉ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है गार्डियनशिप, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारे हिंदू मिनोरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। आई होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आप पेरेंट्स होंगे या फिर आप गार्डियन होंगे या फिर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि लॉ के बारे में बहुत रुचि रखता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कई ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे। तो अब चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियो को देखें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा वो देखें जरूर, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। गार्डियन, सबसे पहले ये होते हैं गार्डियन होते क्या हैं, जो कि हमारे सेक्शन 4 भी हमारा हिंदू मिनोरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के सेक्शन 4 में बताया गया कि एक गार्डियन क्या होता है। एक गार्डियन ऐसा पर्सन है जो कि 18 साल से बड़ा है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक माइनर के वेलबींग और प्रॉपर्टी के लिए। माइनर के वेलबींग और प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो वो होता है गार्डियन। और एक माइनर क्या होता है, इसको बताया गया सेक्शन 4A में, जो कि 18 साल से कम कोई भी है वो एक माइनर होता है। तो गार्डियनशिप क्या क्या कवर करती है? गार्डियनशिप के अंतर्गत बच्चे की केयर, उसका एजुकेशन और उसके एसेट की मैनेजमेंट, अगर वो अनेबल है उनको हैंडल करने के लिए, तो इन 3 चीजें आती हैं जो गार्डियनशिप में आती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि गार्डियन क्या होता है। तो आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है एक्ट की? तो ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये मैंने आपको इसमें ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है कि हिंदू लॉ कहाँ कहाँ के ऊपर एप्लीकेबल है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है। तो आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल में जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। हिंदू इंक्लूडिंग वैरायशवा, लिंगायत एंड फॉलोअर ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, इनके ऊपर एप्लीकेबल है। बुद्धिस्ट, सिख और जैन के ऊपर एप्लीकेबल है। और एनीवन डोमिसाइल इन इंडिया हु इज नॉट गवर्न बाय एनी अदर पर्सनल लॉ, अगर कोई और किसी पर्सनल लॉ में गवर्न नहीं किया जा रहा है इंडिया की डोमिसाइल में, तो वो भी इस लॉ के अंतर्गत उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शन क्या है इसमें? ये शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जो कि अंडर आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब गार्डियन कितने प्रकार के होते हैं? फॉर्मली गार्डियन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल गार्डियन, फिर टेस्टामेंटरी गार्डियन, फिर डी फैक्टो गार्डियन और गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। नेचुरल गार्डियन क्या होते हैं? नेचुरल गार्डियन जो सेक्शन 6 में आते हैं, जो हिंदू मिनोरिटी और गार्डियनशिप एक्ट है इसके सेक्शन 6 में बताया गया कि नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं। सबसे पहले फादर, फर्स्ट इन लाइन फॉर ए बॉय और अनमैरिड। अगर एक बॉय है जहाँ पर एक अनमैरिड गर्ल है, तो सबसे पहले फादर है जो उसका नेचुरल गार्डियन होगा, देन उसकी जो माता है वो उनकी नेचुरल गार्डियन होगी। अगर कोई बच्चा 5 साल से नीचे है तो कस्टडी जो यूजुअली स्टे विद द मदर, ये उस केस में है अगर फादर और मदर सेपरेट हो जाते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं या डिवोर्स हो जाता है, तब जो कस्टडी होती है वो मदर को दी जाती है अगर 5 साल से बच्चा कम है। और अगर एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, एक नाजायज चाइल्ड है, तो मदर होगी जो द फर्स्ट गार्डियन होगी, फॉलोड बाय द फादर। अगर पहले फर्स्ट गार्डियन होगी उसकी मदर होगी और उसके बाद फादर उसके नेचुरल गार्डियन होंगे। और अगर एक मैरिड गर्ल है, द हस्बैंड इज द नेचुरल गार्डियन, तो जो हस्बैंड है वो नेचुरल गार्डियन होगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं वो डोंट काउंट एज नेचुरल गार्डियन, वो नेचुरल गार्डियन को नहीं काउंट किए जा सकते। तो ये था नेचुरल गार्डियन अंडर सेक्शन 6। आगे चलते हैं। तो अब हमने देख लिया नेचुरल गार्डियन, जो अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो नेचुरल गार्डियन कौन होता है। लेकिन अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एडॉप्शन भी होती है, तो एडॉप्शन के अंदर अगर बच्चे के पेरेंट्स बनते हैं, तो अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके नेचुरल गार्डियन कौन होंगे, तो इसको सेक्शन 7 के बारे में बताएंगे। द एडॉप्टिव फादर बिकम द नेचुरल गार्डियन फॉलोड बाय द एडॉप्टिव मदर। जो एडॉप्टिव फादर होगा वो उसका नेचुरल गार्डियन होगा, फॉलोड बाय द एडॉप्टिव मदर। उनके बाद एडॉप्टिव मदर उनकी नेचुरल गार्डियन होगी। If both biological and adoptive parents are alive, अगर दोनों बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट दोनों जिंदा है, तो जो गार्डियनशिप होगी वो चेंज हो जाएगी, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उससे एडॉप्टिव पेरेंट्स को अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 इसके अंतर्गत वो गार्डियनशिप चेंज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे टेस्टामेंटरी गार्डियन। टेस्टामेंटरी गार्डियन क्या होते हैं? टेस्टामेंटरी गार्डियन सेक्शन 9 के अंदर आते हैं। और ए फादर कैन अपॉइंट ए गार्डियन फॉर हिज चाइल्ड पर्सन और प्रॉपर्टी। तो जो एक पिता है वो एक गार्डियन अपॉइंट कर सकता है अपने चाइल्ड के लिए, उसकी पर्सन के लिए और उसके प्रॉपर्टी, उसके वेलबींग के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है। एक्सेप्ट क्या है कि अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या होता है, जो करता होता है वही उनकी प्रॉपर्टी के अफेयर्स को देखता है। तो एक्सेप्ट उस केस में एक फादर क्या कर सकता है, एक गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। इफ द फादर डाइज बिफोर द मदर, अगर फादर मर जाता है बिफोर द मदर, हिज अपॉइंटेड गार्डियन डज नॉट टेक इफ द फादर डाइज बिफोर द मदर, अगर पिता मर जाता है मदर से पहले, हिज अपॉइंटेड गार्डियन डज नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द मदर आल्सो पासेस विदाउट अपॉइंटिंग वन। तो जो उन्होंने गार्डियन, जो पिता ने एक गार्डियन लगा रखा होता है, वो तब तक काउंट नहीं किया जाएगा जब तक मदर आल्सो पासेस, जब तक कि जो उसकी अगर माता है वो भी अगर मतलब मर जाए, तो विदाउट अपॉइंटिंग वन, किसी दूसरे को अपॉइंट किए बिना अगर वो भी मर जाए, तब तक वो जो उसका गार्डियन अपॉइंट किया है वो इफेक्ट में नहीं रहेगा। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर फादर ने किसी को अपॉइंट किया है और फादर मर जाता है,
और मदर अभी जिंदा है तब तक वो गार्डियन काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मदर भी मर जाती है बिना किसी को अपॉइंट किए हुए तभी ही वो गार्डियन अपॉइंट होगा। इसके बाद ए मदर और विडो कैन आल्सो अपॉइंट ए गार्डियन, जो एक मदर और विडो कैन आल्सो अपॉइंट ए गार्डियन बाय विल, वो भी अपनी विल के अनुसार एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है। और गर्ल्स द गार्डियंस रोल एंड अपॉन मैरिज, तो जो गर्ल्स है उनके लिए जो गार्डियन रोल है वो मैरिज होने तक ठीक होता है, मैरिज के बाद क्योंकि उनका जो गार्डियनशिप का रोल होता है वो उनके हस्बैंड के पास होता है। तो ये था टेस्टामेंट्री गार्डियन जो सेक्शन 9 में बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। डी फैक्टो गार्डियन। दोस्तों डी फैक्टो गार्डियन क्या होता है, ये सेक्शन 11 में आता है। ये नॉट लीगली अपॉइंटेड बट एज्यूम केयर ऑफ ए माइनर आउट ऑफ नेसेसिटी और अफेक्शन, ये एक लीगली पोजीशन नहीं है कि लीगली अपॉइंट नहीं किया जा सकता, बट इसको क्या माना जाता है कि जैसे आपके चाचा होंगे, ताया होंगे, मामा होंगे, वो अगर आपके मतलब जरूरत है कि कोई और नहीं है आपका ध्यान रखने के लिए, अगर बच्चे की माँ बाप की डेथ हो रखी है, कोई और ध्यान रखने के लिए नहीं है, जहाँ पर उनका प्यार है, तो अगर उसके लिए वो कोई काम कर रहा है तो वो डी फैक्टो गार्डियन माना जाएगा। तो ये कोई लीगली अपॉइंटेड गार्डियन नहीं होता। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कैन नॉट डिस्पोज ऑफ और डील विद द माइनर प्रॉपर्टी, एनी सच एक्शन इज अवॉइड। ये जो बच्चे की प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज या फिर उसकी डील नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कोई एक्शन हुआ है तो उसको अवॉइड माना जाएगा कोर्ट के द्वारा। एग्जांपल क्या है, एक रिलेटिव मैनेजिंग ए चाइल्ड नीड इनफॉर्मली बट विदाउट लीगल अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मामा, चाचा, ताया कोई भी अगर बच्चे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं इनफॉर्मली बट विदाउट लीगल अथॉरिटी, तो वो डी फैक्टो गार्डियन ही माने जाएंगे। गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो सेक्शन 12 है जो हमें बताता है कि गार्डियन अगर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये कब होता है, कोर्ट कब इनको अपॉइंट करता है, जब आपके नेचुरल और टेस्टामेंट्री गार्डियन इज अवेलेबल और सूटेबल, मतलब कि जो आपके नेचुरल और टेस्टामेंट्री गार्डियन आपके पास नहीं है और सूटेबल नहीं है, तब कोर्ट क्या करती है, गार्डियन अपॉइंट करती है। ये क्या करेंगे, ये कवर क्या करेंगे, माइनर पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ, जो माइनर है उसके पर्सन और प्रॉपर्टी और का वेलबींग और प्रॉपर्टी दोनों को ये कवर करते हैं। ऑफन अंडर द गार्डियन एंड वार्डशिप, और ये क्या है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1819 के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल केस और अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हाई कोर्ट अपॉइंट इफ नो अडल्ट फैमिली मेंबर मैनेज इट। तो इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली है, अगर वैसे तो अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली है तो उसमें गार्डियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो करता होगा फैमिली का वो ही उनके प्रॉपर्टी अफेयर को देखेगा। लेकिन हाई कोर्ट अपॉइंट कब करेगी, अगर एडल्ट फैमिली मेंबर है जो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, जो करता है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, तब वो गार्डियन अपॉइंट करेगी। तो ये था सेक्शन 12। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इसके जो मैंने आपको बताए हैं। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्डियन, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब हम बात करते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस की। तो दोस्तों इसमें मैंने 2 केस के बारे में बताया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहला केस है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1999 का केस है। दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जो गीता हरिहरन है ये होती है वाइफ, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं मोहन सिंह जो बेंगलोर में रहते हैं। तो इनके एक बच्चा होता है, जो गीता हरिहरन क्या करती है, ये आरबीआई बैंक को बोलते हैं कि जो इनका माइनर बच्चा होता है उसके लिए आरबीआई बैंक को बोलते हैं कि उनके नाम पे बॉन्ड इशू कर दो, कि एज ए गार्डियन मैं उनकी गार्डियन बनूंगी, आप उनके नाम पे बॉन्ड इशू करो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको मना कर देता है कि हम बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके गार्डियन नहीं बन सकते जब तक उनके फादर अलाइव है, या फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको ये नाम मिल रखा हो कि आप ही उनके गार्डियन हो। तो क्योंकि जो गीता हरिहरन और जो इनके पति होते हैं डॉक्टर मोहन सिंह, दोनों में डिवोर्स का केस चल रहा होता है, तो इसलिए रिजर्व बैंक इनको इस बात के लिए मना कर देता है। तो इससे क्या करती है, जो गीता हरिहरन क्या करती है, वो पिटीशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 15 है, तो ये लॉ के जो सेक्शन 6 है उसको एब्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, फिर जो सेक्शन 6 है वो क्या बताता है हमें, वो बताता है कि मतलब जो फादर है, फादर के बाद मदर ही बच्चे की मतलब गार्डियन होती है। जब तक फादर है तब तक मदर बच्चे की गार्डियन नहीं बन सकती। तो इसी को चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आफ्टर है डज नॉट जस्ट मीन आफ्टर द फादर डेथ। जो इसमें आफ्टर बोला गया कि फादर के बाद ही मदर होगी, वो बात जस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर द फादर डेथ, वो फादर की डेथ के बाद ही होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए मदर कैन बी ए गार्डियन इफ द फादर इज अनएबल टू केयर। अगर फादर है वो अनएबल है बच्चे की केयर के लिए, तब भी एक मदर उसकी गार्डियन हो सकती है। तो ये था जो पहला केस था गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 99 का इंपॉर्टेंट केस, जिसमें सेक्शन 6 को चैलेंज किया गया था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस था वो था रोक्शन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा, ये 2015 का लेटेस्ट केस ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है। रोक्शन शर्मा वाइफ होती है, ये अरुण शर्मा हस्बैंड, एंड एक बच्चा होता है, तो दोनों अप्लाई करते हैं। इसमें कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो रोक्शन शर्मा है
तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि जो एलीग होता है इसके ऊपर कि इसको कोई मतलब बीमारी है, कोई बाइपोलर वो है, बीमारी है, और ये ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही रहती है, क्योंकि ये प्रोफेसर होती हैं तो ये इंडिया से बाहर ही रहती है, बच्चे का ध्यान रख नहीं पाएगी। जो अरुण शर्मा है ये क्या होता है, ये एक मतलब अल्कोहलिक पर्सन है और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रह चुका है, तो मतलब और इसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। तो इसमें जो जब ये केस करते हैं तो अरुण शर्मा पहले बच्चे की कस्टडी ले, एक बार उसको मिल जाती है बच्चे की कस्टडी, तो बच्चे की कस्टडी मिलने के बाद क्या होता है, वो उसमें अनेबल रह जाता है, तो रोक्सन शर्मा क्या अप्लाई करती है उसकी कस्टडी के लिए। तो जब उसकी कस्टडी के लिए अप्लाई करती है तो इसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस चीज़ को ध्यान दिएगा कि अगर किड्स अंडर 5 है, कस्टडी स्टे विद द मदर इन सेपरेशन केसेस, अगर दोनों सेपरेट रह रहे हैं तो कस्टडी जो हमेशा मदर के पास रहेगी, प्रायोरिटाइजिंग द चाइल्ड वेलबिंग, जबकि और जो चाइल्ड का वेलबिंग हो उसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। अगर फादर को 5 साल के कम बच्चे के लिए अगर उसको कस्टडी चाहिए तो उसको प्रूव करने पड़ेंगे, उसको जो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा कि जो उसकी माँ है वो उसको संभालने में सक्षम नहीं है। तो ये था दूसरा लैंडमार्क केस जो था रोक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा। ये 2 इंपॉर्टेंट केस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब ये एक्ट मैटर क्या करता है, व्हाई डज दिस एक्ट मैटर क्यों करता है ये एक्ट? सबसे पहले क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है माइनर के फिजिकल एंड फाइनेंशियल राइट बाय इंश्योरिंग ए लीगल गार्डन। एक लीगल गार्डन को लगा के उनके जो माइनर के फिजिकल और फाइनेंशियल राइट है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, इस एक्ट के जरिए वो प्रोटेक्ट होते हैं। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग ए चाइल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी अगर अनऑथराइज्ड पीपल है, जैसे मैंने आपको बता दिया, डी फैक्टो जो गार्डियन होते हैं वो मोस्ट टाइम ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं चाइल्ड प्रॉपर्टी को। तो नो डिफेक्टिव गार्डियन कैन डील विद प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 11, ये भी इन्होंने ये बताया कि वो उनकी प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते। और रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या है, दिस लॉ इंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट वल्नरेबल, कि कोई भी बच्चा वल्नरेबल ना बचे, कि मतलब वो ऐसा ना हो कि कोई उसकी प्रोटेक्शन ना कर सके। इट इज ए शील्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एक शील्ड है। तो ये थे, इसलिए ये मैटर करता है ये एक्ट, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। अब हम क्विक रिकैप करेंगे। क्विक रिकैप में सबसे पहले कि हु कैन बी गार्डियन फॉर हिंदू माइनर्स एंड प्रोटेक्ट देयर राइट, कि जो हिंदू माइनर्स हैं और उनका गार्डियन कौन हो सकता है और उनको राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि हिंदू मिनोरिटी और गार्डियनशिप एक्ट में आएगा। और की पॉइंट क्या थे जो हमने अभी देखे थे, नेचुरल गार्डियन कौन होता है, फादर, मदर और हस्बैंड। टेस्टामेंट्री गार्डियन जो कि बाय विल हो सकता है, जो एक फादर देता है और मदर और विडो भी दे सकते हैं। एंड स्पेशल रूल फॉर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जो हमने देखा था कि अगर कर्ता जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर करता है वो अफेयर नहीं कर पा रहा है डिवाइडेड प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट है एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा लीगल कंटेंट लेके आ सकें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।